नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल G7 देशों के शिखर सम्मेलन के ऑनलाइन आउटरीच सत्रों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य पूरे राष्ट्र का समावेशी और चहुमुखी विकास सुनिश्चित करना। देश में अब तक 24 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 25 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 84,000 नए कोविड मामले दर्ज, ये संख्या 17 दिन में सबसे कम। कोविड से स्वस्थ होने की दर 95% से अधिक हुई। आज विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों सहित कोंकण क्षेत्र में कहीं-कहीं तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। वार्सा में पोलैंड रैंकिंग श्रृंखला प्रतियोगिता में विनेश फोगाट ने महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्रीस्टाइल भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज बारबोरा क्रेचिकोवा का मुकाबला अनास्तासिया पावलुंचेकोवा से होगा। दोपहर समाचार में निखिल कुमार के साथ मैं कनकलता। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल G7 देशों के शिखर सम्मेलन के ऑनलाइन आउटरीच सत्रों में शामिल होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कल से कॉर्नवॉल में शुरू हुए शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए श्री मोदी को आमंत्रित किया है। वर्तमान में ब्रिटेन इस समूह का अध्यक्ष है और इस बार के शिखर सम्मेलन के लिए भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय है बिल्ड बैक बेटर, यानी बेहतर भविष्य की ओर। ब्रिटेन ने अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 4 प्राथमिकताएं तय की हैं। इनमें भावी महामारियों से निपटने की तैयारियों के साथ कोरोना संक्रमण से उबरने में विश्व का नेतृत्व करना है, खुशहाल भविष्य के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान और जैव विविधता का संरक्षण करना तथा साझा मूल्यों और मुक्त समाज का समर्थन करना है। सम्मेलन में शामिल नेता स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देते हुए कोरोना महामारी से उबरने की तैयारियों पर अपने विचार रखेंगे। ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। वर्ष 2019 में भी तत्कालीन अध्यक्ष फ्रांस ने भारत को सद्भावना निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री ने जलवायु, जैव विविधता और महासागर तथा डिजिटल रूपांतरण सत्रों में अपने विचार रखे थे। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने विश्व के अन्य नेताओं से कोविड महामारी के बाद बेहतर विश्व व्यवस्था बनाने का आग्रह किया है। G7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जॉनसन ने कहा कि 2008 के वित्तीय संकट की गलतियों से सबक लेना और असमानता की समस्या से निपटना आवश्यक है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के नेताओं के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 3 दिन के इस बैठक में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य पूरे राष्ट्र का समावेशी और चहुमुखी विकास सुनिश्चित करना है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक जिलों का कायाकल्प हो चुका है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की इस रिपोर्ट पर प्रसन्नता व्यक्त की, जिसमें भारत के महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे स्थानीय क्षेत्र के विकास का सफल आदर्श बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 3 वर्षों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए एकजुट प्रयासों की बदौलत उपेक्षित जिलों और वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक वृद्धि और विकास हुआ है। इसमें कहा गया है कि महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम को पिछड़े जिलों में विकास की गति तेज करने में व्यापक सफलता मिली है।
ये रिपोर्ट भारत में यूएनडीपी के स्थानीय प्रतिनिधि शोको नोडा ने कल नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत को सौंपी। रिपोर्ट में इस कार्यक्रम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता की सराहना की गई है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के प्रारंभ से ही जिला कलेक्टरों को निरंतर प्रेरित करते रहे हैं ताकि वे क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में श्री मोदी ने शुरू किया था। इसका लक्ष्य समावेशी विकास के लिए नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत में रह रहे भारतवंशियों को आश्वस्त किया है कि भारत में कोविड की दूसरी लहर कम हो रही है और सरकार ने इस महामारी पर काबू पाने में हर संभव प्रयास किए हैं। बुधवार को खाड़ी देश की पहली यात्रा में कुवैत पहुंचने पर द्विपक्षीय बैठकों के बाद श्री जयशंकर ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। The belief we have that India will pick up, that India will recover rapidly as the steady rise of India and its economy and its influence in the world, that would continue. We very much recognize what the Indian community in Kuwait did when it helped to acquire cylinders here, oxygen cylinders. It is both the relevance, the practical relevance of what you did as well as the feeling for your motherland which this expresses, that is deeply appreciated. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने टीकाकरण की सुविधा प्रदान करने और कोविड महामारी से निपटने के लिए आवश्यक दवाओं के उत्पादन में तेजी लाने की भारत सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की थी कि केंद्र सरकार 21 जून से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण करने के लिए सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में देश में कोविड महामारी का मुकाबला करने के लिए टीकों की आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। IMF के प्रवक्ता गैरी राइस ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे भारत सरकार की इस घोषणा का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे टीकाकरण तक लोगों की पहुंच आसान होगी और महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकेगी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 25 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। ये टीके केंद्र सरकार की तरफ से निःशुल्क और राज्यों को सीधे खरीद के जरिए प्रदान किए गए हैं। 1 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिन में 10,81,000 वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। देश में अब तक 24 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 34,33,000 से भी ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। देश में कोविड के सक्रिय मामलों और संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कुल सक्रिय मामलों की तुलना में वर्तमान में रोगियों की संख्या केवल 3.68% है और इसमें लगातार कमी आ रही है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 40,000 से अधिक की कमी आई है। वर्तमान में देश में 10,80,000 कोविड मरीज हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 63 दिन बाद 11 लाख से नीचे दर्ज की गई है। साप्ताहिक और दैनिक आधार पर भी पॉजिटिविटी दर में कमी आ रही है। लगातार 30वें दिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मरीजों की तुलना में अधिक रही है। बीते 24 घंटे में 1,21,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 95.07% है। अब तक 2 करोड़ 79 लाख लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 84,332 नए मरीज सामने आए हैं, जो 70 दिन के बाद सबसे कम संख्या है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल 19,20,000 नमूनों की
कोविड जांच की गई। अब तक देश में 37 करोड़ 62 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। बिहार सरकार ने अगले 6 महीने में 6 करोड़ और लोगों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड स्थिति की समीक्षा के बाद कहा कि अब तक राज्य में 1 करोड़ 18 लाख 52 हजार लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इनमें 24 लाख 32 हजार लोग 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में कोविड के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में तेजी आ गई है। प्रदेश के कराईकल जिले में 6 गांव और 4 बस्तियों में 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 1 या 2 रोगी होने पर भी माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जाने चाहिए। वे राज्य में कोविड-19 की स्थिति और महामारी से निपटने के प्रबंधों की समीक्षा कर रहे थे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश की रिकवरी दर बढ़कर 98.2% हो गई है। कोविड संक्रमण के मामले में राज्य का देश में 23वां स्थान है। राज्य में कोरोना के 397 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1240 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 5447 हो गई है। राज्य की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.7% है। केवल 2 जिलों इंदौर और भोपाल में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1% से अधिक है। वहीं अन्य 50 जिलों में यह 1% से भी कम है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 21 जून तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि ये लॉकडाउन राज्य के कोविड प्रभावित 11 जिलों में विशेष प्रतिबंधों के साथ जारी रहेगा, जबकि अन्य जिलों को इसमें और छूट दी गई है। हिमाचल प्रदेश में कुछ और छूट के साथ अगले आदेश तक के लिए कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। राज्य में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का निर्णय कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। एक रिपोर्ट। राज्य मंत्रिमंडल ने 14 जून से दुकानें खोलने का समय बढ़ाकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करने का निर्णय लिया है, जबकि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की क्षमता 75% और उससे अधिक है, वह कार्यालय 14 जून से 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे। 23 जून से सभी चिकित्सा महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय और दंत महाविद्यालय तथा 28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल खोलेंगे। मंत्रिमंडल ने 50% क्षमता के साथ राज्य में सार्वजनिक परिवहन को अनुमति प्रदान की है। वहीं राज्य में प्रवेश करने के लिए 14 जून से आरटी-पीसीआर परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि प्रदेश भर में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के 19 जिलों के सरपंचों को अपने अपने गांव में कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए बधाई दी है। वाशिम जिले के गोवर्धन गांव के सरपंच गजानन वानखेड़े ने अपने गांव की सफलता की कहानी साझा की है। एक रिपोर्ट। गोवर्धन 3900 की आबादी वाला वाशिम जिले का एक गांव है, जिसमें 15 अप्रैल को कोविड-19 के 509 सक्रिय मामले थे। कोविड-19 के प्रसार को रोकने की कोशिश करते हुए सरपंच गजानन वानखेड़े ने डोर टू डोर सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया। हर ग्रामस्थ का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया। गांव में नियमित रूप से डिसइंफेक्शन तथा ग्रामस्थों द्वारा कोविड उचित व्यवहार के साथ ये गाँव पूरी तरह कोविड मुक्त हो गया। 26 मई को गाँव में आखिरी बार कोविड मरीज मिला था। गौरतलब है कि आज गोवर्धन में कोई कोविड रोगी नहीं है। सरपंच गजानन वानखेड़े ने गांव को कोविड-19 से मुक्त रखने के लिए सभी गांव वालों के साथ मिलकर काम करने का निश्चय किया है। इसके लिए ग्राम स्तरीय समिति ने 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का टीकाकरण करने की पहल की है। इस अभियान के तहत अब तक 45 वर्ष से अधिक आयु के 77% लोगों को गाँव में ही टीका लगाया जा चुका है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। नीति आयोग के स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बीच के अंतराल में तुरंत कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। कोविशील्ड के 2 टीकों के बीच के अंतराल को कम करने के बारे में पूछे जाने पर कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सभी निर्णय सावधानीपूर्वक लिए जाने चाहिए। डॉक्टर पॉल ने कहा कि प्रतिरोधी क्षमता संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए।
फैसले जो हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म में किए जाते हैं और वो मैकेनिज्म जो एनटेगी है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, वो इन सुझावों को रिसीव भी करते हैं। वहाँ एक्सपर्ट्स हैं, ये फैसले फिर पूरी पिक्चर को लेके किए जाते हैं। तो अभी तक भी किए गए और सिस्टमैटिकली उन्होंने साइंस देखा, सब कुछ देखने के बाद जो राय दी है कि 3 महीने के बाद हमें नेक्स्ट वैक्सीन लगना चाहिए, ये क्लैरिटी उन्होंने दी। लेकिन अगर और डेटा आता है, सुझाव आते हैं, उसको वो कंसिडर कर सकते हैं। साइंस के जो फैसले हैं, साइंस जो दिखाई देती है और जो कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना होता है, उसको जोड़ के किए जाते हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल G7 देशों के शिखर सम्मेलन के ऑनलाइन आउटरीच सत्रों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य पूरे राष्ट्र का समावेशी और चहुमुखी विकास सुनिश्चित करना। देश में अब तक 24 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 25 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 84,000 नए कोविड मामले दर्ज। ये संख्या 70 दिनों में सबसे कम। कोविड से स्वस्थ होने की दर 95% से अधिक हुई। आज विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों सहित कोंकण क्षेत्र में कहीं कहीं तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। वॉर्सा में पोलैंड रैंकिंग श्रृंखला प्रतियोगिता में विनेश फोगाट ने महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज बारबोरा क्रिचिकोवा का मुकाबला अनास्तासिया पावलुचेंकोवा से होगा। भारतीय खाद्य निगम FCI ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 लाख टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की थी कि देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवार के सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम चावल या गेहूं मुफ्त प्रदान किया जाता है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस साल मई और जून के लिए आवंटित पूरा खाद्यान्न उठा लिया है। उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी, अंतर्राज्यीय परिवहन और वितरक के लाभ सहित वितरण का पूरा खर्च वहन करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रालय के युद्ध और संचालन के इतिहास के संकलन, अवर्गीकरण, संग्रहण और प्रकाशन की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नीति के अनुसार रिकॉर्ड्स को आमतौर पर 25 साल में अवर्गीकृत किया जाना चाहिए। नीति में कहा गया है कि 25 साल से अधिक पुराने दस्तावेजों का इसके विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए और युद्ध तथा संचालन इतिहास के संकलित होने के बाद इसे राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संकलन, स्वीकृति और प्रकाशन के दौरान विभिन्न विभागों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी इतिहास विभाग पर होगी। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। इस वर्ष का विषय है अभी कार्रवाई करें, बाल श्रम समाप्त करें। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जारी यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है
कि विश्व भर में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़कर 16 करोड़ हो गई है। पिछले 4 वर्ष में इसमें 84 लाख बच्चे जुड़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की शुरुआत की थी ताकि दुनिया भर में बाल श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और इस समस्या के समाधान के उपाय तथा प्रयास किए जा सकें। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती ईरानी ने बाल मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए नई प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने लोगों से कहा है कि वे बच्चों को शिक्षित और सशक्त बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी कानूनी अपराध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मुंबई और उपनगरीय क्षेत्रों में कल रात से तेज वर्षा हो रही है, जिससे कई स्थानों पर पानी भर गया है। पिछले 24 घंटों में मुंबई शहर में 79.67 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज तीसरे पहर मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों सहित कोंकण क्षेत्र में कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने और बिजली चमकने तथा तेज हवाओं के साथ सामान्य वर्षा होने की आशंका व्यक्त की गई है। इस क्षेत्र में तेज से बहुत तेज वर्षा होने और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और बड़े पेड़ों के आसपास न खड़े हों। विशेष रूप से 13 और 14 जून को प्रतिकूल मौसम की चेतावनियों को देखते हुए बृहन मुंबई नगर निगम ने आपदा प्रबंधन अधिकारियों, अग्निशमन विभाग, बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन विभाग तथा अन्य बिजली कंपनियों और राहत तथा पुनर्वास अधिकारियों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। नगर निगम ने शिक्षा विभाग से कहा है कि वो सभी 34 वार्डों में आपात स्थिति में शरण के लिए स्थलों की पहचान करें। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जरूरत के बारे में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, तटरक्षक बल और नौसेना के साथ भी समन्वय किया जा रहा है। इस बीच सेंट्रल रेलवे ने कुर्ला और सायन तथा दादर और कुर्ला के बीच रेलवे लाइन पर पानी भर जाने को देखते हुए लोकल ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अगर मौसम अनुकूल रहता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के 15 जून के आसपास दिल्ली पहुंचने से मानसून पूर्व बारिश होने की उम्मीद है। पहलवान विनेश फोगाट ने महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में यूक्रेन की क्रिस्टिना बेरेजा को हराकर पोलैंड में वार्सा रैंकिंग श्रृंखला प्रतियोगिता का स्वर्ण जीत लिया है। इससे 23 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक में भी उनके रैंकिंग में सुधार होने की संभावना है। पोलैंड रैंकिंग श्रृंखला के बाद भारतीय कुश्ती परिसंघ वार्सा में राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित करेगा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला वर्ग में आज रात गैर वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की बारबरा क्रेचिकोवा का मुकाबला रूस की अनास्तासिया पावलुचेंकोवा से होगा। 31वीं वरीयता प्राप्त अनास्तासिया पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची हैं। उधर पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने पिछले विजेता राफेल नडाल को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनका मुकाबला स्टीफानोस सित्सिपास से होगा। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में 41 दिन बचे हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत के फ्री स्टाइल पहलवान बजरंग पुनिया की। भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान बजरंग पूनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को हरियाणा के झज्जर जिले के खुदन गांव में हुआ था। बजरंग को कुश्ती विरासत में मिली थी। बजरंग पूनिया ने 7 साल की उम्र में कुश्ती शुरू कर दी थी। पहलवानी का शौक और इस खेल में कुछ कर गुजरने का जज्बा बजरंग पूनिया को सोनीपत ले आया और फिर अपने खेल के शुरुआती दिनों में उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के क्षेत्रीय केंद्र में सोनीपत प्रशिक्षण लिया। 2005 में जब मेरा साई में सिलेक्शन हुआ था, मैं वहाँ पे 2.5-3 साल रहा, वहाँ ट्रेनिंग करी मैंने, स्कूल नेशनल में मेडल जीता मैंने। तो उसके बाद मैं 76 साल स्टेडियम में गया था, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के जो टॉप खिलाड़ी थे वही थे। तो मेरा सपना था कि भाई मैं उनके साथ ट्रेनिंग करूँ, मैं उन जैसा बनूं।
बजरंग ने 2013 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता, जिसमें उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। पूनिया 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत जीतने के बाद 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व के नंबर 1 पहलवान बने। बजरंग पूनिया ने अब तक कुल 5 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। दिल्ली में खेली गई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2017 में बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में बजरंग पूनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम श्रेणी में भी गोल्ड मेडल जीता था और उनकी नजर ओलंपिक पर है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मेरा भी यही सपना है कि मैं देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतूं। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की उम्मीदें अब बजरंग पूनिया पर टिकी हुई हैं, जब वो ओलंपिक 2020 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और विश्व पटल पर भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी शिवमयानंद महाराज के देहांत पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि रामकृष्ण मठ के स्वामी शिवमयानंद जी महाराज सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित विभिन्न समाज सेवाओं में सक्रिय थे। उन्होंने कहा कि संस्कृति और अध्यात्म के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। और अब संस्कृति संदेश में प्रस्तुत है अभिनेत्री पद्मिनी के जीवन की झलकियां। ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने दक्षिण से आकर हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। इनमें पद्मिनी का नाम प्रमुख है। वही पद्मिनी जिन्हें आपने मेरा नाम झूकर, आशिक, अफसाना, चंदा और बिजली, भाई बहन, दर्द का रिश्ता, मस्ताना, रागिनी, अमरदीप, राजतिलक, परदेसी जैसी कई हिंदी फिल्मों में देखा और सराहा है। जिस देश में गंगा बहती है इस फिल्म का ये गीत भला कौन भूल सकता है। सन 1932 में आज ही के दिन पद्मिनी का जन्म तिरुवनंतपुरम में हुआ था। 1948 में उनकी पहली फिल्म कल्पना आई थी। इसके बाद बड़ी बहन ललिता और छोटी बहन रागिनी के साथ वे त्रावणकोर सिस्टर्स के नाम से मशहूर हो गईं। अपने फिल्मी करियर में पद्मिनी ने राज कपूर, एमजी रामचंद्रन, शिवाजी गणेशन, राजकुमार, प्रेम नासिर और देवानंद जैसे मशहूर अभिनेताओं के साथ काम करके सिद्ध कर दिया कि उनमें अभिनय और नृत्य कला का जो संगम है वह उन्हें औरों से अलग बनाता है। 1958 में देवानंद के साथ आई उनकी फिल्म अमरदीप के गीतों का जादू आज भी संगीत प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलता है। पद्मिनी ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम फिल्मों में भी अभिनय किया है। 1989 में उन्होंने एक फिल्म का निर्देशन भी किया। फिल्म का नाम था मोहब्बत का पैगाम। 1966 में फिल्म काजल के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। हालांकि 24 सितंबर 2006 को 74 साल की उम्र में पद्मिनी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में कल एक कार्यक्रम के दौरान नमस्ते योग नाम से मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई। सामान्य योग प्रोटोकॉल के विभिन्न पहलुओं पर आधारित 10 एपिसोड की एक श्रृंखला आज से शुरू हो रही है, जिसे डीडी इंडिया चैनल पर शाम 7 बजे से 21 जून तक प्रसारित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल G7 देशों के शिखर सम्मेलन के ऑनलाइन आउटरीच सत्रों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य पूरे राष्ट्र का समावेशी और चहुमुखी विकास सुनिश्चित करना। देश में अब तक 24 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 25 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए।
पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 84,000 नए कोविड मामले दर्ज। ये संख्या 70 दिन में सबसे कम। कोविड से स्वस्थ होने की दर 95% से अधिक हुई। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों सहित कोंकण क्षेत्र में कहीं कहीं तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। वार्सो में पोलैंड रैंकिंग श्रृंखला प्रतियोगिता में विनेश फोगाट ने महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्रीस्टाइल भार वर्ग में स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।